यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की इस लेक्चर में मैं एक छोटा सा टॉपिक पे क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जिसके लिए बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया। ये है कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन की क्वेश्चन नंबर 18। और ये क्वेश्चन किस पे है? तो ये क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट डिसीजन के ऊपर ही। रिप्लेसमेंट डिसीजन के ऊपर ही, लेकिन पास्ट में देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन रिप्लेसमेंट डिसीजन पे ऐसा है जहाँ पे एसेट डिप्रिसिएट हो रहा है एसएलएम बेसिस पे। ठीक, और एसएलएम बेसिस पे हर एक साल का डिप्रिसिएशन सेम होता है। इस क्वेश्चन में है जहां पे एसेट डिप्रिसिएट हो रहा है डब्ल्यूडीबी मेथड से। ठीक, और यहाँ पे हम ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट देखेंगे जो कि आप इनकम टैक्स में पढ़ चुके होंगे, इनकम टैक्स में पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन जहां पे डब्ल्यूडीबी मेथड से एसेट डिप्रिसिएट हो रहा है। स्लाइटली थोड़ा ये क्वेश्चन लेंदी होता है स्ट्रेट लाइन मेथड से। क्यों लेंदी होता है जरा डिस्कस करते हैं, साथ ही में क्वेश्चन भी कराता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है 18। बहुत बच्चों ने कमेंट किया था कि डब्ल्यूडीबी मेथड से करा दीजिए। ठीक, देखो रिप्लेसमेंट डिसीजन में मैंने क्या बताया था, कैसे डिसीजन लेंगे। तो मैंने आपको पढ़ाया था फास्ट ट्रैक में इंक्रीमेंटल अप्रोच से, करेक्ट। उसमें हमने पढ़ा था कि 3 टाइप ऑफ कैश फ्लो होते हैं। एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालते टाइम हमें इंक्रीमेंटल निकालना है, यानी कि आज की डेट में कॉस्ट ऑफ एसेट में जो पैसा लगेगा वो तो लगेगा, लेकिन पुराना एसेट जो है अपना, अगर उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो पुराने एसेट से कुछ सेल्वेज वैल्यू भी तो आएगी। तो पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, याद आ रहा है कुछ? और ये कौन सा सेल्वेज वैल्यू होनी चाहिए आज के डेट में? T0 पे। फिर हमने देखा था, ये तो हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट में। हर एक साल कैश फ्लो भी तो जनरेट होगा, तो एडिशनल कैश फ्लो निकालना है अपने को। एडिशनल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये कैसे निकलता था? तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स न्यू का ले लो, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ओल्ड का ले लो, घटा दो ओल्ड का, तो ये एडिशनल आ जाएगा कि नया रिप्लेस करने में कितना एडिशनल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जनरेट हो रहा है न्यू की वजह से, करेक्ट। अब देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में होता क्या है कि डेप्रिसिएशन सेम है हर एक साल। अब सारा आउटफ्लो और सारा इनफ्लो हर एक साल का सेम हो तो हर एक साल का कैश फ्लो सेम आएगा। लेकिन वहीं कोई खर्चा अगर हर एक साल अलग अलग हो, जैसे डेप्रिसिएशन अगर हर एक साल का अलग अलग हो, तो हर एक साल का कैश फ्लो तो अलग आएगा। तो हर एक साल का आपको कैश फ्लो बनानी पड़ेगी। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था, एक साल का निकालते थे, उतना ही कैश फ्लो हर एक साल का होता है, एक ही बार निकाल लेते थे। ठीक, और पीवी करते टाइम एन्युटी फैक्टर से इंटू करते थे। पर अगर किसी भी साल में कैश फ्लो चेंज हो रहा है, आइदर इनफ्लो की वजह से, कोई इनकम की वजह से, या फिर आउटफ्लो की वजह से, कोई एक्सपेंस की वजह से, तो वहां पे आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए हर एक साल का जहां जहां चेंज हो रहा है आपको इंडिविजुअली उस साल का निकालना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन अगर डब्ल्यूडीबी मेथड से है तो यानी कि डेप्रिसिएशन तो हर एक साल अलग आएगा, तो हर एक साल की कैश फ्लो आपको निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एडिशनल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसे निकलता है, जितना रेवेन्यू एंड जितना कॉस्ट सेम है। मान लो एडिशनल आप कैसे निकालोगे रेवेन्यू, उसमें से एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट घटा दोगे, एडिशनल फिक्स कॉस्ट घटा दोगे, उसके बाद एडिशनल डेप्शन घटा दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, एडिशनल पीबीटी। इसमें टैक्स घटा दोगे इस पे जो लगेगा, तो ये एडिशनल पैट, और इसमें वापस से एडिशनल डेप्शन जोड़ दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, एडिशनल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। यही तो हमें चाहिए, है ना, एडिशनल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स।
अगर हर एक साल का कैश फ्लो सेम नहीं है तो आप सीधा ओल्ड और न्यू का करके डिफरेंस निकाल नहीं सकते, क्योंकि उतना ही कैश फ्लो हर एक साल नहीं होगा, हर एक साल चेंज आएगा। तो एक तो तरीका है हर एक साल के लिए आप ऐसे करो, ठीक, ईयर 1 ईयर 2। पर कई बार ईयर ज्यादा होते हैं, 10 साल का है तो उतने साल का करने में तो बहुत टाइम चला जाएगा, है ना। तो जहां तक और सारा कैश फ्लो के आइटम सेम है वहां तक एक ही बार निकाल लो आप, और जहां से कैश फ्लो में चेंजेस आ रहे हैं वो अलग अलग ईयर के आप कर सकते हैं, तो वहां पे टाइम सेव हो जाएगा। अभी करते टाइम मैं आपको समझा दूंगा। और सेल्वेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू ऑफ, पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू ऑफ न्यू मशीन, उसमें से घटा देंगे पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, तो ये आ जाता था एडिशनल सेल्वेज वैल्यू। याद आ रहा है कुछ? ये तो बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं जो मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। HMR Limited is considering to replace manually operated old asset with a fully automatic new asset। अपने पास एक ओल्ड एसेट है, ओल्ड एसेट जो कि मैनुअली ऑपरेटेड है, इसको रिप्लेस करने वाले हैं। जैसे डायग्राम में बनाता था वैसे ही डायग्राम बना रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा न्यू एसेट से। द ओल्ड एसेट हैज बीन फुल्ली डेप्रिसिएटेड फॉर टैक्स पर्पस, यानी कि टैक्स पर्पस के लिए पूरा डेप्रिसिएट है, तो डब्ल्यूडीबी क्या होगा इसका? डब्ल्यूडीबी यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। डब्ल्यूडीबी क्या होगा? एज पर इनकम टैक्स नील, क्योंकि इनकम टैक्स के अनुसार तो पूरा डेप्रिसिएशन अलाउ हो गया है। जहां पे अकाउंट में और इनकम टैक्स में चीजें अलग लिखी हो डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग, तो हमें किसको फॉलो करना है? इनकम टैक्स, क्योंकि टैक्स बेनिफिट जो डेप्रिसिएशन पे हो तो इनकम टैक्स प्रोवाइड करेगा एज पर इनकम टैक्स रूल्स। तो हमें हमेशा क्या फॉलो करना है? जो इनकम टैक्स में लिखा हुआ है। हैज अ बुक वैल्यू ऑफ 2,40,000, और इसकी जो बुक वैल्यू है एज पर अकाउंट वो है 2,40,000। इससे हमें कोई लेना देना नहीं डिसीजन मेकिंग में, इनकम टैक्स के अनुसार जो है उसको फोकस करेंगे, ठीक है। द मशीन हैज बिगन कॉजिंग प्रॉब्लम, अब ये मशीन जो पुराना है ये दिक्कत दे रहा है। विथ ब्रेक डाउन एंड इट कैन नॉट फेच मोर देन 30,000 इफ सोल्ड इन मार्केट एट प्रेजेंट। कह रहा है मशीन अब दिक्कत देने लगा है, अगर आज इसको बेचने जाए मार्केट में तो सेल्वेज वैल्यू 30,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा, यानी कि 30,000 से ज्यादा में ये नहीं बिकेगा मशीन, ठीक। इट विल हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स, अगर 10 साल और यूज कर ले मशीन को तो 10 साल बाद इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कुछ नहीं होगा, यही बोल रहा है अभी तक। द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड 1 लाख फॉर द ओल्ड मशीन एज अ ट्रेड ऑन न्यू मशीन विच हैज अ प्राइस बिफोर अलाउंस ऑफ फॉर द ट्रेड इन 4,40,000। कह रहा है नया मशीन जिससे लेने जा रहे हैं वो हमारा पुराना मशीन ले लेगा, उसके लिए वो कितना वैल्यू दे रहा है? 1 लाख। अब बताओ बाहर में अगर कोई एसेट 30 में बिक रहा है, वही एक्सचेंज में 1 लाख में जाएगा, तो हमें तो 1 लाख में एक्सचेंज कर लेनी चाहिए ना। तो कहने का मतलब है इसी का ट्रेड वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो हमारे लिए सेल्वेज वैल्यू कौन सा हुआ? 1 लाख। बाहर में 30,000 में बेचोगे कि जिससे नया खरीद रहे उसे 1 लाख में दे दोगे, जिसे नया खरीद रहे वो 1 लाख में ले लेगा। कह रहा है न्यू एसेट का कॉस्ट बिफोर ये कंसिडरिंग 1 लाख कितना है? 4,50,000। अभी 1 लाख घटाए बिना कितना है? 4,50,000। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ न्यू मशीन इज 10 ईयर विथ सेल्वेज वैल्यू 35,000। कह रहा है नया मशीन का भी लाइफ कितना है? 10 ईयर्स, सेल्वेज वैल्यू 35,000, करेक्ट। फर्दर द कंपनी फॉलो स्टेट लाइन मेथड ऑफ डेप्शन, बट फॉर द टैक्स पर्पस डब्ल्यूडीबी मेथड ऑफ डेप्शन, और डब्ल्यूडीबी का रेट क्या है? 7.5% इज कंसिडर्ड दैट इज ओनली वन मशीनरी इज इन द ब्लॉक ऑफ एसेट। ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि अकाउंट से हम डेप्शन चार्ज करते हैं एसएलएम बेसिस पे, इनकम टैक्स से हम डेप्शन चार्ज करते हैं डब्ल्यूडीबी मेथड से। रेट क्या है? 7.5%।
रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जो रेट है वो 7.5% है। अब देखो इनकम टैक्स में एक चीज याद रखना, अपने अकाउंट में इनकम टैक्स में भी पड़ी होगी, इनकम टैक्स में ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट है। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है कि सिमिलर टाइप के एसेट का एक ब्लॉक बना दिया गया है, ग्रुप बना दिया गया है और डेप्रिसिएशन उस ग्रुप पे लगता है, उस ब्लॉक पे लगता है। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, ठीक, एक ब्लॉक है, जितने भी प्लांट एंड मशीनरी आएंगे उस ब्लॉक में उनका वैल्यू जुड़ेगा और ब्लॉक पे डेप्रिसिएशन लगता है। लगता कैसे है, आपने सीखा होगा WDB एट बिगनिंग, याद करो, प्लस एडिशन लेस सेल वैल्यू ऑफ कोई ओल्ड मशीन है या सेल प्रोसीड, इसको करके लिखते होगे आप लोग इनकम टैक्स, सेल प्रोसीड। तो ये आ गया WDB एट एंड, करेक्ट, और इस पे लगाते हैं हम डेप्रिसिएशन का रेट, इस पे डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगने की कंडीशन क्या है, वैल्यू भी होना चाहिए ब्लॉक में, वैल्यू भी होनी चाहिए ब्लॉक में, ये ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस सेल करने के बाद कुछ वैल्यू भी बचनी चाहिए और ब्लॉक में एसेट भी होना चाहिए। अगर हम ये जो एसेट परचेज कर रहे हैं एक एक्सचेंज कर देंगे, दूसरा नया आएगा तो ब्लॉक में एक एसेट भी रहेगी और देख लेंगे ब्लॉक का वैल्यू कितना, उस पर 7.5% डेप्रिसिएशन लगेगा, सिंपल। गिवन बिलो द एक्सपेक्टेड सेल एंड कॉस्ट ऑफ बोथ मशीन, जरा देखिए दोनों मशीन का एक्सपेक्टेड सेल एंड कॉस्ट दिया है। प्रॉब्लम क्या है, ये सेल हो गया और ये जितने भी कॉस्ट है ये तो हर एक साल सेम ही रहते होंगे, जो सेल है और कॉस्ट है ये सारे हर एक साल सेम रहेंगे, लेकिन जो डेप्रीसिएशन है ना, ये इसको ध्यान दो, डेप्रीसिएशन सेम नहीं रहेगा। क्यों, इनकम टैक्स के अनुसार ओल्ड पे डेप्रीसिएशन है ही नहीं, पूरा दे चुका है तो डेप्रीसिएशन आएगा नील, और नए पे जो डेप्रीसिएशन है वो चार्ज करना है WDB मेथड से, जो कि WDB मेथड से हर एक साल डेप्रीसिएशन चेंज होगा। तो आप सीधा दोनों का कैश फ्लो निकाल के डिफरेंस करके नहीं कर सकते, हर एक साल डेप्रीसिएशन चेंज हो रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, डेप्शन से पहले के रेवेन्यू और ये सारे तो सेम है, तो प्रॉफिट बिफोर डेप्शन एंड टैक्स निकाल लेंगे दोनों के लिए, मशीन के लिए एडिशनल प्रॉफिट बिफोर डेप्शन टैक्स निकाल लेंगे और उसके बाद हर एक साल का हम कैश फ्लो निकालेंगे, ठीक है। आगे आओ, फ्रॉम द above information analyze whether old machine should be replaced or not, if required rate of return कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपना कितना है 10%, इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। अब ये देखो बच्चे छोटी छोटी बात को पढ़ते नहीं ध्यान से और कई बार लिखते हैं कि सर आपने कैपिटल गेन टैक्स क्यों नहीं निकाला, पोस्ट टैक्स क्यों नहीं किया। जब ये बोल दिया इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स, तो चाहे प्रेजेंट में जो सेल्वेज वैल्यू रियलाइज होगा ओल्ड मशीन को एक्सचेंज करने के बाद, या 10 साल बाद की जो सेल्वेज वैल्यू देखेंगे ओल्ड या न्यू मशीन का, वहां पे कैपिटल गेन लगाएंगे क्या, पोस्ट टैक्स करेंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इग्नोर करिए, ठीक है। आ जाओ जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या निकालोगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन जो कि है 4,50,000। बताओ क्या कोई क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल है, नहीं है, लेस। वैसे तो पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन घटाते, पर पोस्ट टैक्स करने की जरूरत नहीं, क्यों बताओ फटाफट से, कैपिटल गेन टैक्स लग नहीं रहा है, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स को इग्नोर करना है, तो सीधा सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। आज के डेट का सेल्वेज वैल्यू बताइए, आज के डेट का सेल्वेज वैल्यू कितना लेंगे, 30 क्या, नहीं 1 लाख। क्यों, हम बाहर में 30 में बेचेंगे ही नहीं, 1 लाख में एक्सचेंज में सेट दे देंगे, तो ये कितना आएगा 3,50,000, करेक्ट। दूसरा एडिशनल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, यहाँ पे देखो न्यू मशीन है, यहाँ पे ओल्ड मशीन है, ठीक, यहाँ पे पर्टिकुलर्स,
अब हमें एक तो तरीका है सेल में से ये सारे खर्चे घटा दो तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन एंड टैक्स। दूसरा तरीका है प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें डिडक्शन वापस से जोड़ दो तो प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन एंड टैक्स आ जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन एंड टैक्स कितना आएगा? पहले केस में 324,750 प्लस डेप्रिसिएशन वापस से जोड़ दो जितना घटा हुआ है। सेकेंड केस में 3,87,250 और डिडक्शन वापस से जोड़ दो जो घटा हुआ है 41,500। एक्चुअली ये है ओल्ड मशीन और ये है न्यू मशीन। ये एक बार में क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इतने तक का जो इनफ्लो आउटफ्लो है दोनों मशीन का वो हर एक साल सेम रहेगा। एडिशनल देखना, अगर आप निकालोगे एडिशनल प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन एंड टैक्स तो कितना आएगा बताओ? $80,000 एडिशनल प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन एंड टैक्स आया। अब एडिशनल डिडक्शन घटाएंगे, फिर एडिशनल पीबीटी आएगा, उसमें टैक्स घटाएंगे और वापस से जो एडिशनल डिडक्शन घटाया था वो जोड़ देंगे तो एडिशनल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आएगा। और एडिशनल डिडक्शन हर एक साल का चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि नए मशीन का डिप्रिसिएशन क्या है? चेंज है। देखो एडिशनल डिडक्शन कैसे निकलेगा बताइए जरा। न्यू का डिप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन माइनस डिडक्शन ऑफ ओल्ड मशीन। हर एक साल का एडिशनल डिडक्शन अलग आएगा क्योंकि हर एक साल का न्यू मशीन का डिप्रिसिएशन डब्ल्यूडीबी में चार्ज करना है, अलग आना चाहिए। ओल्ड मशीन का कोई डिडक्शन होगा नहीं, नील। क्यों? ओल्ड मशीन तो फुली डिप्रिसिएटेड है। ठीक है, अच्छा बताओ। तो यानी कि मुझे हर एक ईयर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन एंड टैक्स तो 80,000 ही रहेगा हर एक साल, क्योंकि ये सेम रहेगा यहां तक, इसीलिए मैंने एक ही बार निकाल लिया था। ठीक है, डेप्रीसिएशन बताइए कितना आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला था कि ब्लॉक ऑफ एसेट में कैसे डिडक्शन निकलता है, जरा देखना है यहाँ पे। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नील, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी नील। क्यों? क्योंकि फुली डिप्रिसिएटेड हो चुका था। इस बार एडिशन हुआ 4,50,000 का और सेल प्रोसीड है 1 लाख का। 350 इस पे डिडक्शन चार्ज करना है हर एक साल 7.5% के रेट से। ठीक है, पहले साल में कितना आएगा बताओ? 3,50,000, 26,250। ठीक, अब देखते रहना। एक बात बताओ, अगर 100 मान लो एसेट की वैल्यू है और उसमें 7.5% डिडक्शन हट जाएगा तो पता है आफ्टर डिडक्शन 92.5% वैल्यू बचेगा। ठीक समझ रहे हो? 92.5% वैल्यू बचेगा। और जिस रेशियो में हर एक साल डिप्रिसिएशन हटने के बाद वैल्यू बच रहा है उसी रेशियो में तो डिप्रिसिएशन भी रिड्यूस होगा। जिस रेशियो में कॉस्ट रिड्यूस होगा उसी रेशियो में डिप्रिसिएशन भी रिड्यूस होगा। तो हर एक साल को आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने डिप्रिसिएशन निकाल लिया ना 26,250, इसका 92.5% अगले साल डिडक्शन होगा। ये आ रहा है 24,281, मैंने राउंड अप कर दिया, 281.25 आ रहा है। फिर इसका 0.925 करो 92.5%, तो ये आ रहा है
460। ठीक है, चलो अब ये आ जाएगा पीबीटी। इसमें टैक्स घटा देंगे 30% तो पैट आएगा, करेक्ट। पैट में वापस से डिप्सन जोड़ देंगे तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आएगा। कैसे? ये है पैट प्लस डिप्सन। इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इनटू कर देंगे, चलो फैक्टर भी लिख लेते हैं। पीवी फैक्टर से इनटू कर देंगे तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। यहीं पे निकाल लेते हैं, दो दो बार करने की क्या जरूरत। ठीक, पीवी फैक्टर क्वेश्चन में दे रखा है 0.909826,751। आगे देखिए 683,621, 564,513, 46742, और लास्ट ईयर का है 386। ठीक है, चलो हर एक साल का करते हैं। 80,000 में से 26,250 गया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 53,750। 30% टैक्स है, टैक्स घटा दो 30% तो पैट आएगा 37,625। पैट में वापस से डिप्सन जोड़ दो तो कैश फ्लो आएगा, और इसका प्रेजेंट वैल्यू भी यहीं पे निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू के लिए ये इंटू कर दो तो प्रेजेंट वैल्यू आएगा 58,062। आप राउंड अप भी कर सकते हैं, मैं यहाँ राउंड अप कर रहा हूं, और पॉइंट में भी ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? आप बोलो फटाफट से। डेप्रिसिएशन जो है एक साल का निकालने के बाद जिस रेशियो में डब्ल्यूडीबी घटते जाएगा उसी रेशियो में डेप्रिसिएशन भी घटते जाएगा। ठीक, तो इसीलिए अगर 7.5% डिडक्ट करना है तो 92.5% बचेगा, तो हर एक साल पिछले साल से 92.5% करोगे तो अगले साल का आ जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक था। चलो फटाफट से ऐसे ही सारे ईयर का करो। तो सेकेंड ईयर का देखो 80,000 माइनस 24,281, तो ये आया पीबीटी 55,719। मैं सीधा ही प्रेजेंट वैल्यू तक कर देता हूं, तो कैश फ्लो आ रहा है 63,284.3, और उसका प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 52,273। ठीक, ऐसे ही हर एक ईयर का करो। नेक्स्ट फिफ्थ ईयर का
ये जो कैलकुलेशन है ये आप खुद से कर सकते हैं। ये तो बस क्या कर रहे हैं, हर एक साल के कैश फ्लो निकाल रहे हैं। एक साल का मैंने समझा दिया। 283 कर देते हैं इसको। चलो नेक्स्ट देखो। आएगा 6221। और इस सारे का टोटल करा जाए ठीक। ये तो हो गया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का प्रेजेंट वैल्यू। इसमें जुड़ता क्या है, तो इसमें ऐड कर दो पीवी ऑफ सेल्वेज वैल्यू। देखो पुराने का सेल्वेज वैल्यू आफ्टर 10 ईयर है 0, नए का है 35,000, तो एडिशनल क्या होगा 35,000 माइनस 0, 35,000 ही होगा। ये कैश फ्लो 10 साल बाद आने वाला है, 10 साल बाद का ये रहा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और इससे घटा दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि है 3,50,000। करो फटाफट से, जो कि है 3,50,000। ठीक है, जरा करना टोटल कितना आता है। 381,103 प्लस ये हो गया इतना माइनस 3,50,000, 44,613 आएगा। राउंड अप करने की वजह से 1 रुपया आगे या पीछे हो सकता है। अपर राउंड अप किया है हमने तो छोटा सा माइनर सा फर्क पड़ेगा। यहाँ पे कितना आया, हमने 613 लिखा है, 612.44। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल राउंड अप कर सकते हैं। अब बताओ, यहाँ पे एडिशनल एनपीवी क्रिएट हो रहा है रिप्लेस करने की वजह से। ये क्या है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन ये कौन सा नेट प्रेजेंट वैल्यू है, एडिशनल नेट प्रेजेंट वैल्यू दैट विल बी क्रिएटेड बाय रिप्लेसिंग ओल्ड एसेट विथ न्यू एसेट। तो बिल्कुल रिप्लेस करेंगे। ठीक, तो डिसीजन क्या लोगे, ओल्ड एसेट should be replaced by new asset। ठीक, यहाँ पे लिख देना सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, फिर लिखना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। फर्क क्या है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा पड़ जाएगा आपको। ठीक, ये जो है ना एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये कॉलम, ये थोड़ा हर एक ईयर का चेंज होने की वजह से हर एक ईयर का कैश फ्लो आपको निकालना पड़ेगा, फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में। अगर हमारे मॉड्यूल में आप देखोगे तो पास्ट ईयर एग्जामिनेशन में विद सॉल्यूशन एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, चलो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं बिल्कुल उससे रिगार्डिंग आपको क्लास प्रोवाइड करूंगा, वीडियो प्रोवाइड करूंगा। जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोस में।